नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आज बात करेंगे काकरोच ड्रामा, तिलचट्टा ड्रामा। और ड्रामा में इसलिए कह रहा हूँ, क्या ये आंदोलन है, क्या कोई मुहिम है, क्या नीट के बच्चों के लिए है? अब ये सारी चीजें खुल रही हैं और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओमकार चौधरी सर। तो आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं ओमकार सर का। ओमकार सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, प्रणाम। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जी सर, क्रांति की बात जब मैं बिल्कुल किशोर था तो मैंने एक क्रांति देखी थी और उस क्रांति के नायक का नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। एक डायरी लेके जेब में घूमते थे, कहते थे वेफोर्स घोटालों के जितने भी नाम हैं वो सब इस डायरी में लिखे हैं। जन मोर्चा नाम का वो आंदोलन था, बड़ा सपोर्ट हुआ और वीपी सिंह प्रधानमंत्री भी बन गए। उसके बाद इस देश में लंबे समय तक कोई ऐसी राजनीतिक क्रांति नहीं देखी गई, लेकिन हाँ, 90 के दशक में अयोध्या और इन जैसे तमाम सनातन जो भी हमारे स्थान है उन पर जो कब्जे, जो ध्वंस, उसको केंद्र में रख के भारतीय जनता पार्टी ने एक सनातन क्रांति की शुरुआत जरूर की और बाकायदे उसको अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया। आज हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर देख रहे हैं, काशी देख रहे हैं, आगे मथुरा की बारी है और तमाम चीजें देख रहे हैं। लेकिन अर्बन माओइस्ट और अन्ना को सामने गन्ना की तरह रख के एक और क्रांति हमने देखे, जिसका प्रतिफल अरविंद केजरीवाल। और अब ये काकरोच तिलचट्टा, सोनम वांगचुक का वहां शामिल होना प्रारब्ध के मंच पर आपके आशीर्वाद से 2.5 साल पहले सोनम वांगचुक का एक एक जो पर्दा था वो हमने इसी प्रारब्ध के मंच पर खोल के चाइनीज एजेंडे को सामने रख दिया था। क्या मोदी से हारे को अब तिलचट्टों का सहारा है? क्या गंभीर राजनीति करने लायक इस देश का विपक्ष बचा ही नहीं है? ये पूरा तिलचट्टा एपिसोड क्या है? क्यों? क्योंकि यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग भी है, यहाँ डफली गैंग भी है, यहाँ भारत तेरे टुकड़े होंगे वो गैंग भी है, यहाँ पर सागरिका घोष हारे हुए हताश हुए वो लोग हैं, वहां पर वृंदा कारंत है, वहां पर संजय सिंह है आपके। ये सारा जमावड़ा वहीं दिखाई दे रहा है। इसे ड्रामा समझा जाए, खतरनाक साजिश समझा जाए, या हारे हुओं को तिलचट्टे का सहारा? सर, ओवर टू यू प्लीज। अवनीश जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब ने 15 मई को, इसी 15 मई को एक मामले की सुनवाई करते हुए एक टिप्पणी कर दी थी और बाद में उन्होंने साफ भी किया कि उनकी टिप्पणी फर्जी डिग्री के माध्यम से वकालत करने वालों और मीडिया जैसे पेशों में घुसे हुए लोगों के संदर्भ में थी। बेरोजगार युवाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। इसके बावजूद अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत अभिजीत दीपके ने ऑनलाइन एक अभियान शुरू किया और कॉकरोच जनता पार्टी उसका नाम रख दिया। कॉकरोच जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी से मिलता हुआ नाम नहीं रखा या किसी और पार्टी से मिलता हुआ नाम नहीं रखा, भारतीय जनता पार्टी से मिलता हुआ नाम रखा। बस भारतीय की जगह कॉकरोच जनता पार्टी कर दिया। और जो दुष्प्रचार है उसका नतीजा हम अतीत में भी देख चुके हैं, कैसे घातक परिणाम हुए हैं। और ऑनलाइन चूंकि हर तरह के जीव जंतु हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें करते हुए भी, और जिनका कोई तर्क वितर्क नहीं होता है बल्कि कुतर्क करते हुए हम सोशल मीडिया पर बहुतायत संख्या में लोगों को देखते हैं। ऐसे लोग उनकी मुहिम से जुड़े और ये केवल देश के भीतर के नहीं थे, देश के बाहर पाकिस्तान से भी जुड़ने वाले लोग थे, खाड़ी के देशों से भी जुड़ने वाले लोग थे, दूसरे कंट्रीज से जुड़ने वाले लोग भी थे, बहुत बड़ी संख्या में। उसका बाद में खुलासा भी हो गया। अब आप पैटर्न देखिए, और ये पैटर्न क्या बताता है और इनकी मुहिम की हवा क्यों निकली, इस पर भी चर्चा करेंगे। पैटर्न क्या है कि एक अन्ना को ढूंढो तो वांगचुक को ढूंढ लाए, सोनम वांगचुक को, उसी अंदाज में।
उनका अनशन भी शुरू कराया गया, जैसे अन्ना का कराया गया था। और गांधी बताया जा रहा था अन्ना को, लेकिन बाद में अन्ना की भी पोल खुली। अन्ना ठीक है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हो सकती हैं, लेकिन वैचारिक दृष्टि से अगर देखें, बौद्धिक दृष्टि से अगर देखें, तो अन्ना का जो सोच का स्तर है, विजन का स्तर है, वो तो लगभग शून्य है। ये बाद के महीनों में और सालों में बिल्कुल साबित हो गया। और वो निष्पक्ष भी नहीं है, ये भी साबित हो गया। क्योंकि जिस-जिस तरह के घोटाले, जिस-जिस तरह के भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल और उनके संगी साथियों के सामने आए, तो यहाँ आकर के उन्होंने मोर्चा तो नहीं लगाया। एक बहाना कर दिया कि स्वास्थ्य कारणों से मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में वो स्वास्थ्य कारण भी उनके खत्म हो गए और उन्होंने एक और आंदोलन छेड़ने की कोशिश की थी, जो पूरी तरीके से विफल हो गया। लोग नहीं जुट पाए, क्योंकि तब तक आपका पानी उतर चुका था और लोगों के सामने आपका असली चेहरा आ गया था कि आपकी असली मंशा एक्चुअल में क्या थी। अब आते हैं इस पर कि इनके यहाँ लोग जुट क्यों नहीं रहे। तब भी सोशल मीडिया के कंधों पर सवार होकर के ये लोग आए थे और मेन स्ट्रीम मीडिया के भी हीरो बन गए थे, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। और तब देखिए कैसे-कैसे चेहरे इनके साथ जुड़े थे। किरण बेदी से लेकर के जनरल वीके सिंह और तमाम वो सम्मानित चेहरे जिनका अपना एक स्थान हुआ करता था। इस बार क्यों नहीं आए इनके साथ? और उस समय बहुत सारे फ़िल्म एक्टर, अनुपम खेर से लेकर के तमाम लोग जो है, वो खींचे चले आए थे, क्योंकि अन्ना बैठे हुए थे। अन्ना की एक ख्याति थी महाराष्ट्र को लेकर के, उसको देखते हुए। इस बार क्यों नहीं? क्योंकि एक आंदोलन इनका बहुत बुरी तरह करप्शन की भेंट चढ़ा। और हुँ। तो थोड़ा बहुत ये जो वीपी सिंह का नाम आपने लिया, उसी तरीके से वही पैटर्न इन्होंने भी आज़माने की कोशिश की थी। बल्कि जंतर-मंतर पर इन्होंने बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों के फ़ोटो लगाए थे, जिनमें प्रणब मुखर्जी तक का फ़ोटो लगा दिया था कि ये सब भ्रष्ट हैं। और फिर उन्हीं प्रणब मुखर्जी को ये दिल्ली सरकार के कार्यक्रमों में भी बुलाने लगे थे, जब वो राष्ट्रपति बन गए। तो इनके दोहरे चरित्र निकल कर के सामने आए। इस बार केंद्र में कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकार नहीं है अवनीश जी। हुँ। इनके दुर्भाग्य से और हमारे सौभाग्य से, या समाज के और देश के सौभाग्य से। तो एक जो गुस्सा था, आए दिन जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, घोटालों की खबरें लगातार सुर्खियां बन रही थी, और वो केवल मीडिया की देन नहीं थी या विपक्ष के आरोपों की ही मामला नहीं था, बल्कि लोक लेखा परीक्षक ने और तमाम हुँ। दूसरी जो वित्तीय मामलों पर नज़र रखने वाली संस्थाएँ होती हैं, उनका आकलन था, उनकी रिपोर्ट्स थी, जिसके आधार पर वो चीज़ें सामने आई थी। तो लोगों में एक गुस्सा था हुँ। और वो सड़कों पर उतरे। इस बार तो ऐसा कोई गुस्सा नहीं है। अच्छा, जिन चीज़ों को इन्होंने आधार बनाया, आधार किस चीज़ को बनाया? नीट को, सीबीएसई को, तमाम दूसरी चीज़ों को, उनको कि साहब इनके पेपर लीक होते हैं। ये हो गया, वो हो गया। और अब तो कहते हैं कि जो लीक करने वाला माफिया है, उसका धर्मेंद्र प्रधान से क्या लिंक है, इसकी जाँच कराई जाए। ये लेना एक ना देना दो। जो लोग महाराष्ट्र को बिलॉन्ग करते हैं, इस बार तो कोई पुणे से गिरफ्तार हुई है प्रोफ़ेसर, कोई कहीं से हुई है, कोई कहीं से हुई है। उनकी क्या रिश्तेदारी या लिंक हो सकता है धर्मेंद्र प्रधान से? लेकिन आपको बकवास करनी है सिर्फ़, तो इसलिए ये सब चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि इस आंदोलन और उस आंदोलन में अगर हम अंतर खोजने लगें, तो बहुत लंबे समय तक लोगों का इनसे मोह-भंग नहीं हुआ था। हुँ। इनसे तो पहले ही कुछ दिनों में मोह-भंग हो गया। इसकी वजह बताता हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी आपने सीजेआई की टिप्पणी पर ये तंज कसते हुए
नाम रखा। पूरे आंदोलन के दौरान कहीं सीजीआई की टिप्पणी का फिर से जिक्र हुआ क्या? कभी नहीं। कोई नाराजगी सीजीआई के प्रति नहीं है। जिस तरह वो सिर पर एक टोपी रखते थे जिस पर पूर्ण स्वराज और मैं हूं आम आदमी, उसी पैटर्न पर इन्होंने शुरू में वो कॉकरोच का एक मास्क लगाना शुरू किया था। जिस तरह वो टोपी गायब हो गई उनके सिर से, इसी तरह वो मास्क 1 हफ्ते में गायब हो गया। अब किसी के चेहरे पर वो मास्क दिखाई देता है क्या? कहीं कोई मास्क नहीं है साहब। फिर किस-किस तरह की बातें जंतर-मंतर पर हो रही हैं अवनीश जी? क्या-क्या कहा जा रहा है? कभी डपली गैंग गैंग वहाँ देखा जाता है, कभी वो रंग-बिरंगे कॉकरोच देखे जाते हैं, वो लिंग की बात करते हैं वहाँ खड़े होकर के। ये लड़ाई है किस चीज़ की? और अगर ये वामपंथियों का ही एक गढ़ बन के रह गया है, मंच बन के रह गया है, तो इससे जल्दी कोई और क्या एक्सपोज़ होगा? फिर शुरू में जिस तरीके से सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया को इन्होंने गाली देनी शुरू की, उसे गोदी मीडिया बताने की कोशिश की, जिसको लेकर के ये प्रायश्चित कर रहे हों या ना कर रहे हों, सोनम वांगचुक बहुत प्रायश्चित कर रहा है। क्योंकि वो तो इसी उम्मीद में आके बैठा था यहाँ पर कि नेशनल इंटरनेशनल मीडिया है यहाँ पर, तेरी दुकान ठीक चल जाएगी, अमेरिका तक और डीप स्टेट तक और जॉर्ज सोरोस तक आसानी से सारी चीजें पहुंचेंगी, तो आगे के लिए मेरा फंड का जो है बंदोबस्त हो जाएगा। अब जो असली उसका मोटो था, ध्येय था, वो तो पूरा हो नहीं रहा है। तो अब वो रह करके इनको कोसता है, कभी कहता है कि ठूस-ठूस के खा रहे हो, मैं यहाँ भूखा पड़ा हुआ हूँ। कभी कहता उसके है कि सामने हाँ, सर कि सबसे बड़ी बात यह है कि उसके सामने ही बैठ के 500 रुपए की एग्जीक्यूटिव थाली का प्रदर्शन, उसके एक-एक मेनू का प्रदर्शन कितना टेस्टी है, ये सब हो रहा है। गजब मजा है, मतलब अन्ना से भी इस बार जो है तो कुल मिलाकर के एक तमाशा है ये। और हाजिरी किस-किस की लग चुकी है? टीएमसी के 2 नेताओं की, एक महुआ मोइत्रा और एक सागरिका घोष। आम आदमी पार्टी की तरफ से संजय सिंह की, वामपंथियों की तरफ से तो वृंदा करात से लेकर के सब ये वहां पहुंच ही चुके हैं। और अरुंधति राय और तमाम वो चेहरे जो बदनाम हैं खास कारणों से, जिनको कश्मीर भारत का हिस्सा दिखाई ही नहीं देता है। उनकी आंखों पर कुछ अजीब तरह के की रंगत है या कोई चश्मा चढ़ा हुआ है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन उनकी विचारधारा में दिखाई देता है। तो भई आप मुझे ये बताइए कि अगर आप कश्मीर वादियों, पाकिस्तान वादियों, अलगाववादियों और ढपली गैंग के साथ खड़े हुए दिखेंगे, तो फिर आपकी विश्वसनीयता क्या बचेगी? और कुल मिलाकर के अब तक जो इनका चरित्र निकल कर के सामने आया है, जिस तरह से लौंडे लफाड़ों की तरह ये बिहेव कर रहे हैं जंतर मंतर पर, कोई सीरियसली लेगा क्या कि ये नेतृत्व की क्षमता इनमें कहीं किंचित मात्र भी है, रत्ती भर भी है? जी। जी, बिल्कुल सर। और अभी आपने अरुंधति राय का जिक्र किया, तो जरा आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो भी दिखा देता हूँ कि कश्मीर भारत का अंग है कि नहीं। Journalist, a TV journalist, stuck a mic in my journalist, a TV journalist, stuck a mic in my face and very aggressively said, "Madam, is Kashmir an integral part of India or not? Is Kashmir an integral part of India or not?" About 5 times. So I said, "Look, Kashmir has never been an integral part of India." सर, अरुंधति कहती है कि कश्मीर कभी भी भारत का भाग्य नहीं रहा, भाग रहा ही नहीं, और ये तिलचट्टे ताली बजा रहे हैं, तालियों का शब्द। मैं जरा इसे दूसरी तरह आपके सामने रखना चाहूंगा। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि केरासिन फैला हुआ है, तीली लगानी है, जिंजे बाहर निकलाओ, बांग्लादेश कर दो, नेपाल कर दो, इस तरह की तमाम कोशिशें सड़क पर निकालने की। पूरा विपक्ष लगभग यही उम्मीद में रहा कि किसी तरह सड़क पर निकल जाए। क्या आपको लगता है कि जब उनके मंसूबे नहीं कामयाब हुए
तो जैसे कहते हैं कि एक दूसरे दरवाजे से एक तमाशा खड़ा करना और वहां सोनम वांगचुक को प्लांट करना, इस लड़के को सीजीआई की टिप्पणी तो सिर्फ बहाना थी, फिर ये लड़के को प्लांट करना, ये सब आपको प्लांटेड नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर 500 की एग्जीक्यूटिव थाली 5000 लोगों के लिए, जैसा कि ये खुद दावा कर रहे हैं, 5 से 7,000 लोग यहाँ सारे खाना खा रहे हैं, 25 लाख का तो केवल खाना ही खाना, ये तमाशा फंडेड और पूरी तरीके से प्रायोजित और प्लेस्ड लगता है क्या? क्यों? क्योंकि भारत के राजनीतिक दल तो मोदी से लड़ नहीं पा रहे हैं, तो चलो जरा कॉकरोचों से किचन को गंदा कराओ, कॉकरोचों के बहाने बाथरूम को गंदा कराओ, क्या इस तरह की कोशिश है? और कॉकरोच घर में कहाँ से एंट्री मारते हैं? वो नालियों से, वो सीवरों से, वो तमाम ऐसे सड़ी गली जगहों से आते हैं। तो क्या ये सड़ा गला भारत के विपक्ष का एक बाई प्रोडक्ट नहीं लगता आपको, जो पूरी तरह प्लान्ड प्लेस है? और सेक्टर 16 छाप जो मीडिया पिछली बार अन्ना को खुद इन्वॉल्व होके पूरा आंदोलन को हीरो बनाया, और मैं, आपको तो जानकारी होगी ही, आजकल आशुतोष नाम के एक आदमी तब एक टीवी चैनल में काम करते थे, और ये मेरी निजी सूत्र के आधारित जानकारी है कि आम आदमी पार्टी का पूरा जो पार्टी का डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट और ये सब कुछ, वो उसी टीवी स्टूडियो में बैठ के इसी आशुतोष कुमार ने और मेरे एक मित्र थे उनके सहयोग से तैयार की थी। ये इस बार भारत का विपक्ष हार गया है, तो ये कूड़ा कबाड़ वो कोशिश कर रहे हैं कि शायद इसकी आस में कुछ हो जाए, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी तो खत्म है। आपने 100% की बात कही है, जो लास्ट सेंटेंस बोला है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। वो 13 महीने का आंदोलन क्या था दिल्ली में, कहाँ-कहाँ से लाकर के बैठाए गए थे और किन-किन का सहयोग लिया गया था। पंजाब में भी किन लोगों ने, किन जत्थेबंदियों ने उसमें सहयोग किया था और किस कीमत पर किया था, किन शर्तों पर किया था, और ला करके यहाँ आपके ये जो कुंडली बॉर्डर है वहाँ पर लोगों को बैठाया गया था ला करके। कुंडली बॉर्डर पर पंजाब से आए हुए लोग थे, टीकरी बॉर्डर पर हरियाणा से लाए गए लोग थे, और गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश, यूपी से। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दूसरे क्षेत्रों से लाए हुए लोग बैठाए गए थे। और सिंधु में भी थे। हाँ, और इनके वही सिंधु मतलब कुंडली बॉर्डर, अच्छा, और अच्छा, जी। और हाँ, इनके जो मठाधीश थे, इनके जो नेता थे, बस उनको मैनेज किया गया था। और बहाना क्या बनाया गया था? 3 कृषि कानून। उस समय भी हम लगातार अपने वीडियो में कह रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और पूरे इकोसिस्टम को भी चैलेंज कर रहे थे कि जरा ये बता दो। और मैंने तो उस समय सतपाल मलिक से भी कहा था, जो गवर्नर रहते हुए भी इनके बीच में जाकर के बैठ गए थे। उनसे भी कहा था कि भई ये 3 कृषि कानूनों में गलत क्या है? ये जरा बता तो दो पब्लिक को, ताकि वो कन्विंस हो जाए। कोई बता नहीं पाया साहब। 22 दौर की बातचीत हुई थी इन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की, तब के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ। 22 मीटिंग्स, लगातार मीटिंग्स हुई थी। और ये कृषि मंत्री को और भारत सरकार को कितना अपमानित कर रहे थे। जब ये मीटिंग के लिए आते थे तो उनके खाने की व्यवस्था की जाती थी वहां, तो ये अपनी अपनी रोटी खोल करके अलग बैठ जाते थे कि हम तो आपका खाना भी नहीं खाएंगे। तो आप किसानों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं? या तो आप बहुत बड़े ढोंगी और पाखंडी हैं, या आप एक लाइन ले रहे हैं कि हमें तो सरकार को बदनामी करना है हर हालत में और ऐसा माहौल क्रिएट करना है, और बाद में करने की कोशिश भी हुई थी। 2-3 इंसिडेंट मैं आपको बता देता हूँ। एक, जब लाल किले पर चढ़ाई की गई थी, वहां पर एक धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश की गई थी। सीआरपीएफ के, दिल्ली पुलिस के जवानों को उठा करके गहरे नाले में डाल दिया गया था, खाई में डाल दिया गया था। उनको चोटें आई थी, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दूसरे, आईटीओ पर जिस बेतहाशा गति से एक ट्रैक्टर को दौड़ा करके लोगों को उसके नीचे लेने की कोशिश की गई, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो ट्रैक्टर ही उलट गया और एक खाड़ी उसका तराई क्षेत्र का एक नौजवान जो एनआरआई भी था,
वो ट्रैक्टर के नीचे खुद ही आ गया और उसकी मौत हो गई, जिस पर राजदीप सरदेसाई से लेकर के मृणाल गोली पांडे मार तक दी। ने फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि पुलिस ने गोली मार दी और एक किसान की मृत्यु हो गई है। एक और इंसिडेंट हुआ था जब कुंडली बॉर्डर पर एक 35 साल के पंजाब के युवक को काट करके, अंग भंग करके उसके शव को बैरिकेड पर टांग दिया गया था। तो हिंसा शुरू कराई गई थी। टीकरी बॉर्डर पर एक बंगाल से आई युवती के साथ रेप किया गया था। बाद में उसकी कोविड की वजह से मौत हुई अस्पताल में। तो उस आंदोलन के दौरान हिंसा करने की कोशिश की गई और ये एक फेक आंकड़ा दिया गया कि इतने किसान इस दौरान मारे गए और उन किसानों के परिवारों को केंद्र सरकार 1-1 करोड़ रुपया या 5-5 करोड़ रुपया सहायता दे। वो तब तमाशा किया गया। बाद में लोकसभा चुनाव से कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले, शंभू बॉर्डर जो अंबाला और पाकिस्तान पंजाब को जोड़ता है, उस बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर इन्होंने तमाशे किए। याद होगा दर्शकों को, एक वृद्ध बुजुर्ग सरदार जी थे, हरी पगड़ी पहने हुए थे। वो कह रहे थे कि मंदिर के चलते मोदी की लोकप्रियता बहुत ऊपर चली गई है और समय बहुत कम है और उस लोकप्रियता को नीचे लेकर के आना है। भाई तेरा क्या मतलब है मोदी की लोकप्रियता ऊपर चली गई हो या नीचे चली गई हो? और तू अपने समर्थकों के बीच में बैठ करके ये बात कह रहा है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं से तूने ठेकेदारी ली है कि मोदी की लोकप्रियता को नीचे करना है। तो वो लोग भी दिल्ली आना चाहते थे लोकसभा चुनाव से कई महीने पहले, उनको नहीं आने दिया मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। पुलिस से वहां उनकी झड़पें होती रही, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। वहां हिंसा भी हुई थी खनौरी बॉर्डर पर और जींद पुलिस से वो भिड़ गए थे। बहरहाल तीसरा मौका ये है, और छुटपुट तो इधर उधर होते रहे हैं। एक बार राकेश टिकैत ने कहा था कि लखनऊ आके मोर्चा लगाएंगे, तो आपको याद होगा वो अंजना और श्वेता बैठी हुई थी और उन्होंने योगी से पूछा कि ये तो लखनऊ आने की बात कर रहे हैं, तो योगी जी ने कहा था कि उनका स्वागत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि किस तरह का स्वागत करेंगे? बोला कानून के तहत आएंगे तो वैसे स्वागत करेंगे और कानून को तोड़ करके आएंगे तो फिर वैसे स्वागत होगा। तो वहां तक तो जाने की किसी की हिम्मत होती नहीं है, बल्कि यूपी की तरफ भी आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं होती इनकी। यहां केंद्र में ये तमाशा करना चाहते हैं, रायता फैलाना चाहते हैं। और जो आपने लास्ट सेंटेंस पूछा था, प्रश्न पूछते हुए कहा था 100% वही कि इन सारे विपक्षी दलों की जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, वो शून्य हो चुकी है। ये अगर खुद कोई रोड शो भी करें तो भीड़ नहीं जुटा पाते हैं। राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जो रोड शो किए थे, अपने बराबर में किसको बैठाया था? तेजस्वी को बैठाया था, क्योंकि आरजेडी के समर्थक शायद आ जाएंगे। किन क्षेत्रों में किया था वो? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, क्योंकि जो हिंदू हैं या जो यादव हैं उनके भी आने की संभावना नहीं थी, कम से कम राहुल गांधी के लिए। तो वो रणनीतिक तौर पर मुस्लिम बाहुल्य ज्यादातर सीटों क्षेत्रों में वो आयोजित किया गया, तेजस्वी को साथ लेकर के किया गया, ताकि कुछ लोग तो कम से कम दिखाई दें। मोटरसाइकिल पर सवार हो गए थे दोनों। इसी तरह के तमाशे अलग अलग जगहों पर होते हैं। जब ये एप्स्टीन फाइल की बात चल रही थी तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट परिसर में भी कुछ बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे एप्स्टीन के, नरेंद्र मोदी के, और जंतर मंतर पर भी कुछ इस तरह के पोस्टर लगा करके कुछ किराए की भीड़ जुटाई थी। एक युवक ने, वो वीडियो अभी भी मिल जाएगा, दर्शक अगर चाहेंगे तो वो सोशल मीडिया पर देखें। कांग्रेस के प्रदर्शन में कुछ बिल्कुल एकदम नई उम्र के लड़के बैठे हुए थे। उनसे किसी रिपोर्टर ने जाके पूछ लिया कि भाई कितने घंटे के लिए बैठे हो, कितने घंटे के लिए आए हो? उसने कहा कि 6 घंटे का तय हुआ है। कितना मिला है? बोला जी 300-300 रुपए के हिसाब से आए हैं हम तो ये जब आप इस तरह के झूठे प्रदर्शनों के लिए
बेसिर पैर की बातों के समर्थन को बल देने के लिए भीड़ दिखाना चाहते हैं और लोगों को किराए पर लाते हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। बिल्कुल आपके पास कोई आने को तैयार नहीं है, आपकी कॉल कोई लेने को तैयार नहीं है, तो फिर आपको इसी तरह के लोगों को ला करके बैठाना पड़ता है। निश्चित तौर पर। और सर एक चीज और मैंने देखा है कि तमाम राष्ट्रवादियों के मन में, या जो भाजपा के समर्थक लोग हैं, या जो राष्ट्रवाद की राजनीति को सपोर्ट करते हैं या देश का भला देखना चाहते हैं, वो सब सकारात्मक लोग हैं। उनके मन में आता है कि दिल्ली में जब तब देखो इस तरह के तमाशे शुरू हो जाते हैं और केंद्र सरकार इनको भगाती क्यों नहीं, लठ मार के हटाती क्यों नहीं, मोदी जी लठ चलाओ तुरंत भगा दो। लेकिन हकीकत यह है कि ये वही मौका और अवसर होता है। आप देखें कि खुद इनको जनता तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है, उपेक्षा है और पूरी तरीके से ये असफल हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी बीमारी का ये जो उपचार है, जो कि प्राकृतिक और नेचुरोपैथी से कम से कम केंद्र सरकार करती है, तो ये भी एक लंबे समय तक है। क्योंकि आप दर्द की दवा अगर किसी को दे देंगे, पिछवाड़े 4 लाठी दे के भगा देंगे, तो फिर जैसे ही दर्द समाप्त होगा वैसे ही बीमारी फिर आके कहीं न कहीं शाहीन बाग बन जाएगी, कहीं न कहीं जंतर-मंतर बन जाएगी। लेकिन अगर आपने नेचुरोपैथी कर दी, प्राकृतिक चिकित्सा कर दी, तो फिर आयुष पद्धति से अगर चिकित्सा कर दी, तो शायद सरकार ऐसे तमाम नकारात्मक साजिशों का यही उपचार कर रही है। तो ये इनका नेचुरल एक तरह से अपना ठिकाने लगना है। सर आप समाप्त करें उससे पहले मैं जी। एक टिप्पणी और कर देता हूँ। सर, 3 तरह की डॉक्ट्रिन इस समय चल रही है बीजेपी में। एक है योगी जी वाली, दूसरी है अमित शाह वाली और तीसरी चल रही है मोदी जी वाली डॉक्ट्रिन। तो ये मोदी जी वाली डॉक्ट्रिन है कि वो इनको ये समझते बूझते हुए भी इनकी कोई ताकत नहीं है, इनके साथ समर्थन नहीं है, इनके साथ पब्लिक की सहानुभूति नहीं है, वो इनको थकने देते हैं, वो इनको एक्सपोज होने देते हैं और इनको थका करके, एक्सपोज करके अपने आप ही आंदोलन ये खत्म करके भागें, इसका पूरा मौका देते हैं। बिल्कुल। और जो रेसलिंग यानी कुश्ती को जानते हैं, हमारी देशी कुश्ती को, उसमें भी एक रणनीति होती है कि सामने वाले पहलवान को, हालांकि ये पहलवान क्या है, ये तो खुद तिलचट्टा कहते हैं अपने आप को, लेकिन एक ये रणनीति होती है कि सामने वाले पहलवान को इतना उलझाओ, इतना थकाओ कि उसके बाद वो थकने की उस स्टेज पे आ जाए, तब तुम एक ऐसा दांव लगाओ और उसके बाद चारों खाने चेत। सर आपने समय दिया और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने अपनी बात रखी, बेहद सहज तरीके से हमारे दर्शकों के सामने रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार सर के चैनल, दो चैनल, ओशियन नेटवर्क और ओंकार चौधरी शो, आप उन दोनों के भी नियमित दर्शक हैं, ये हम जानते हैं, इसलिए वहां भी स्नेह आपका बना रहे। तो आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। मुझे यानी अमरीश और ओंकार चौधरी सर, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।